नमस्कार। मैं मृणालिनी डॉक्टर मृणालिनी राडकर। अ, हम आज बहुत भाग्यवान हैं, हमारे पास डॉक्टर यश वेलणकर, बीए, एमएस, मास्टर्स इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एमए फिलॉसफी एंड वो सत्विजय थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट भी है। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें भी लिखी हुई हैं एंड अवार्ड्स भी उनको मिले हैं। और उनसे हम आज बातचीत करेंगे कि बच्चे जो ट्रॉमा से जब निकलते हैं और ट्रॉमा से में रहते हैं, तो हम उनसे भावनिक विचारधारा में उन बच्चों के ऊपर क्या परिणाम होता है, हम उनसे बातचीत में सीखेंगे। तो डॉक्टर यश वेलणकर, नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार। हम ऐसे बच्चों हैं कि जो ट्रॉमा, पहले आप बताइए कि ट्रॉमा क्या है? बच्चों की। तो हुँ, हुँ। हाँ, इमोशनल ट्रॉमा यानी कि ऐसा कोई भी हादसा या घटना हो सकती है, जिसकी याद उस बच्चे में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी हो सकती है। तो कभी-कभी ऐसा ट्रॉमा 3 या 4 साल के पहले भी हो सकता है, जो उसे याद नहीं आता, लेकिन उसका इफ़ेक्ट उसके बॉडी पे रहता है और बहुत से फ़ोबियाज़ है, वो इसी कारण हो सकते हैं। वैसे ही 3-4 साल के बाद उसके सामने जो कुछ हुआ है, अगर किसी को मारपीट हुई है, उससे मारपीट हुई है, उसके सामने कोई हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो भी वो उसे ट्रॉमेटिक हो सकता है। किसी की डेथ हुई है घर में, जैसे अब हम डिफरेंट सोशो कल्चर लेवल पे अगर काम करते हैं तो पुलिस की रेड हुई है और उस समय कुछ मारपीट हुई है। ये ऐसी जो जो कुछ वो चाइल्ड देखता है, एक्सपीरियंस करता है, उसका इफेक्ट उसके मन पे और शरीर पे भी होता है। और ऐसी जो कुछ घटना है, हादसा है, जिसका इमोशनल इफेक्ट है, उसे हम इमोशनल ट्रॉमा ऐसा कह सकते हैं। अभी जब मदर एंड मतलब उनके पिता और माता झगड़े भी करते हैं, उसका भी बच्चों के ऊपर परिणाम हो सकता है। अ, बराबर, इसका भी एक हाँ, परिणाम है। तो अभी हम रिकॉग्नाइज़ कैसे करें? बच्चों के क्या-क्या उनके ऊपर बिहेवियर में क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, और हम रिकॉग्नाइज़ आइडेंटिफाई कैसे करें? तो हम जब वो बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो उस समय हमें ये महसूस होता है कि कोई बच्चा बोलता ही नहीं है। वो हमेशा अकेला-अकेला रहना पसंद करता है या जितने आपने क्वेश्चन किए उनके सिर्फ जवाब देता है। लेकिन वो जो कुछ बात उसके मन में है वो ठीक तरह से शेयर नहीं करता। तो यह एक लक्षण हो सकता है कि उसके मन में कुछ न कुछ उन्होंने उसमें के मन में है, छिपा हुआ है, लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहता है। तो ये एक सिम्पटम हो सकता है। दूसरा सिम्पटम हो सकता है उसका जो कुछ बिहेवियर होता है, वो बहुत ही एंगर ओरिएंटेड हो सकता है। जो हम देखते हैं कई बच्चे ये बुलिंग करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, दूसरे बच्चों को मारपीट करते हैं, हमेशा कोई ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाई देता है। तो वो भी उसकी भी एक वजह ऐसा इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है। तो कोई बच्चा या बच्ची हमेशा रोती रहती है, वो बहुत ही हम जिससे ऐसी दुख में रहती है, वो कहीं खेलना भी एंजॉय नहीं करती। तो ये एक तरह का डिप्रेशन का सिम्पटम है, तो वो भी ऐसे ट्रॉमा के कारण हो सकता है। तो जो कुछ नॉर्मल इमोशंस हम जैसे बच्चों में देखते हैं कि वो हँसता है, खेलता है, कूदता है, वो दिखाई नहीं देता। वो एक तो
इंट्रोवर्ट ऐसा रहता है, या ज्यादा एग्रेसिव और एंग्री रहता है, बुलिंग करता है, या दुखी रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। तो ऐसा अगर ऐसे सिम्टम हमें उसके बिहेवियर में हम देखते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसका ये बचपन में कोई ना कोई ट्रॉमा हो सकता है। मैंने अभी संस्था के बच्चों ऐसे जब मैं उनके साथ बात करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है, ये बच्चे ना पहले जब आते हैं ना, जब कोई और संस्था से, कोई घर से आते हैं, वो बहुत इम्पल्सिव रहते हैं। वो एक हम्म। जगह बैठ नहीं सकते, कॉन्स्टेंटली रनिंग अराउंड। एक बैठेंगे 2-3 बार किसी को तो भी मारेंगे, करेंगे, चले जाएँगे। तो बराबर। इम्पल्सिव, अनेबल टू स्टिक अराउंड, स्थिर नहीं रहते ये बच्चे। और लर्निंग में भी उनका, अभी मैं आपको ये भी बात करूँगी कि शारीरिक में क्या बदल हो सकता है? भावनिक हम बोले अभी, तो शारीरिक में ट्रॉमा का इम्पैक्ट क्या हो सकता है बच्चों के ऊपर? तो शारीरिक बहुत से सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, वो भी ऐसे ट्रॉमा के कारण दिखाई देते हैं। तो हमेशा हेडेक हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट है जो 14 साल की है, और 10 महीने पहले उसके पिताजी का कोरोना के कारण देहांत हुआ, और वो लो सोशल और इकोनॉमिक क्लास की, तो विदर्भ उधर की है। अब उसे वहां तब से उसे वोमिटिंग और नौशिया ऐसा फीलिंग है। तो उसकी माँ ने उसे डिफरेंट डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर ने सभी दवा दी है, लेकिन अब डॉक्टर का कहना है कि ये भी वो जो इमोशनल ट्रॉमा है उसके कारण हो सकता है। तो ऐसे कोई भी शारीरिक सिम्टम्स अगर बार बार दिखाई देते हैं और वो मेडिसिन से क्योर नहीं होते हैं, तो वो सारे सिम्टम इमोशनल ट्रॉमा के कारण हो सकते हैं, जैसा हेडेक, बॉडी एक, थकान महसूस होती है, एसिडिटी बढ़ती है, वोमिटिंग हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ये सारे सिम्टम इमोशनल ट्रॉमा के कारण हो सकते हैं। वेरी गुड। अभी मुझे एक ध्यान में आया, अ, ये बच्चों को ना लर्निंग में उन लोगों को टीचर या समाज और पेरेंट्स, काका-काकू ये बोलेंगे कि ये स्मार्ट नहीं है ये बच्चा। दिस हम्म। इज़ वन ऑफ द लेबल दैट्स बीन गिवन टू दीज़ किड्स। ये बच्चों को ऐसा लेबल दिया जाता है कि ये बच्चे स्मार्ट नहीं है। और मेरे ऐसे ध्यान में आया कि इनको इमोशनल ट्रॉमा की वजह से लर्निंग प्रोसेस में डिफ़िकल्टी आती है और हम उनको टाइम देना चाहिए। तो आप ये बताएँगे कि लर्निंग में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जब इमोशनल ट्रॉमा जब आता है और हम समाज ये एक्सपेक्ट बच्चों के साथ करते हैं कि भई वो स्कूल में जाए, पढ़े, लेकिन इनका इम्पैक्ट ब्रेन की ट्रॉमा की वजह से जो स्कूल में होता है और लर्निंग प्रोसेस में, आप उसके बारे में बताएँ? तो लर्निंग प्रोसेस में अटेंशन बहुत ही आवश्यक चीज है। जो कुछ वो लर्न कर रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो वहाँ अटेंशन होना बहुत ही आवश्यक होता है। वहाँ अटेंशन होता है तो ही जो कुछ वो इंफॉर्मेशन लेता है वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और ये बच्चों में यही प्रॉब्लम होता है कि उनका अटेंशन ही वहाँ नहीं रहता, क्योंकि वो जो थॉट्स और फीलिंग्स होती है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होती है। वो जो ट्रॉमा के कारण जो उनकी फीलिंग्स होती है, या मन में जो यादें बार बार आती है, तो वही थॉट्स आते हैं और उनका अटेंशन वही थॉट्स में जाता है। तो उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि मेरा अटेंशन, मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ उस पे नहीं है। वो अपने ही थॉट में जैसे ट्रांस स्टेट में जाता है, और इसी के कारण वो पढ़ाई में स्लो है ऐसा लोगों को लगता है। तो वास्तव में उसकी इंटेलिजेंस कम नहीं हो सकती, लेकिन उसका अटेंशन का प्रॉब्लम होता है। तो अ, हमें उसका अटेंशन इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज उसके साथ करने चाहिए, तो उसके कारण उसका ये जो प्रॉब्लम है वो हम दूर कर सकते हैं। हुँ। तो मेरे ध्यान में आया कि बच्चों को मेमोरी में नहीं, दे कैन नॉट, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी उनकी, दे डोंट रिमेंबर।
पढ़ाई मैंने 2 अभी मेरे एक्सपीरियंस है, 2 का पढ़ा उनको तो ही बच्चा वो ना पढ़ नहीं पा रहा था, वो फोकस नहीं हम्म, कर रहा था। अभी 2 हम्म, साल हुए, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। वो अभी इंग्लिश के वर्ड्स मुझे बता रहा है। वाह। तो दिस इज़ प्रोग्रेस। हम लोग ये बच्चों के साथ काम करते-करते हम लोग अभी एक बच्चा तो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा था। हम्म, बिल्कुल गूंगा जैसा इसको मैंने एक बार 15 मिनट सब लोगों बच्चों को मैंने बोला, तू एक शब्द बोलो। वो एक शब्द भी बोल नहीं रहा था। आज ये बच्चा बोल रहा है। 11वीं 12वीं सो हम मेंटोर्स को मुझे ये कि भई इसको इन बच्चों को हम इंटेलिजेंस नहीं है ऐसा लेबल नहीं समाज को भी या इंटेलिजेंस हम्म, नहीं है ये लेबल मत लगाओ पहले से। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से जो कम है और कम हो जाता है। पहले इमोशनल हीलिंग के बाद में लर्निंग शुरू हो जाएगा। नहीं? करेक्ट करेक्ट। सो ऑल हाँ, लर्निंग इज इमोशनल लर्निंग, ये सब हाँ। मेंटोर में याद रखना चाहिए। हाँ, भावनिक और यही काम मेंटोर्स का है। तभी आप ये बताएगी कि इसको कितना साल हम कितना टाइम दे सकते हैं? मेंटोर्स को ये मालूम है कि कितना टाइम हम और इम्प्रूवमेंट कैसे हम वो लोग हर एक बच्चे के लिए मुझे हुँ, ऐसा हुँ। लगता है कि वो टाइम डिफरेंट हो सकता है। ओके। हमें उसके साइंस देखने चाहिए कि वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। और वो जैसी हर एक व्हीकल की स्पीड अलग अलग हो सकती है, वैसे ही हर एक बच्चे की प्रोग्रेस की स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। तो पहले तो मेंटर्स ने ये रैपो क्रिएट करना ये बहुत ही आवश्यक चीज है। तभी वो जो बच्चा है वो आपसे जो कुछ उसके मन में क्या आ रहा है वो शेयर कर सकेगा। तो वो हुँ, रैपो क्रिएट करने के लिए दो चीज आवश्यक है। एक तो पहले उस बच्चे में जो कुछ अच्छा है वो उसे बार बार बताना चाहिए। हुँ, जैसा आपने बताया कि वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो लेबल नहीं लगाना चाहिए, ये एक बहुत ही हुँ, हुँ, आवश्यक चीज है। वैसे ही उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। वो अच्छा खेल सकता है या पेंटिंग कर सकता है। जो कुछ अच्छा है उसमें वो ढूंढना चाहिए। अगर वो आपको उसका एहसास नहीं हो रहा है तो पहला एक्सरसाइज वो ही होना चाहिए कि कुछ ना कुछ उस बच्चे में अच्छा है। वो क्या है वो पहले देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो अगर वो अ, उसके साथ जो रह रहे हैं, उसके जो कुछ वहाँ के हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उनके साथ भी आप बात कर सकते हो। और वो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उस बच्चे में अच्छा क्या है, और वो आपको बार बार उसे बताना चाहिए कि आप ये अच्छा करते हो, ये अच्छा करते हो। तो इससे ये जो इमोशनल ट्रॉमा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। उस बच्चे की आत्मसम्मान कम हो जाता है। तो ही इज फीलिंग आई एम नॉट ओके। और वो जो फीलिंग है वो चेंज करने के लिए आई एम ओके ऐसा फीलिंग उसे पहले होना चाहिए। और वो होने के लिए मेंटोर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो उसे बार बार ये कहे कि उसमें अच्छी चीज क्या 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 है। तो हुँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज उससे वो जो हम सेल्फ अवेयरनेस ऐसा बताते हैं, तो आपको मालूम नहीं होगी कोई उसमें अच्छी चीज क्या है। तो आप उस बच्चे को ही पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है, आप क्या क्या अच्छा कर सकते हो। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस का एक्सरसाइज है, तो बाद में वो भी आप उससे कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो क्या क्या आप अच्छा कर सकते हो। तो वो उसके लैंग्वेज में बता सकता है, या मैं पेड़ पे जो आम होता है वो गिरा सकता हूँ अच्छा पत्थर पे। तो ओके, हाँ, वेरी वो गुड। जो कुछ उससे अच्छा, जो कुछ मैं अच्छा तैर सकता हूँ, अच्छा दौड़ सकता हूँ, ये जो कुछ उससे अच्छा लगता है वो उसने कहना चाहिए। तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो जब वो कहने लगता है तो ये वो इसका सिम्टम है कि वो अब आपसे वो रैपो अच्छा बन रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है। तो दैट इज अ सेकंड स्टेज।
अब उसके उसके बाद आप उसके साथ इमोशनल चैटिंग या गपशप कर सकते हो। तो आपके मन में कौन कौन से भावना आती है, तो बच्चों को ये फीलिंग भी, ये शब्द भी मालूम नहीं हो सकता, भावना क्या है, फीलिंग क्या है। तो आपको गुस्सा कब आता है, आपको दुख कब होता है, आपको डर कब लगता है, तो ये सब फीलिंग्स है। तो ये आप उसके साथ बात कर सकते हो कि दिन में या लास्ट वीक में आपको कब डर लगा था, तो टीचर ने कुछ बताया तो मुझे डर लगा था, तो गुस्सा कब आया था। तो ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स का अवेयरनेस उन्हें होना चाहिए। तो ये फीलिंग्स का अवेयरनेस जब होता है, दैट इज अ थर्ड स्टेज, कि हम्म मुझे ये इमोशंस मेरे मन में आती है, ऐसा होता है तो मेरे मन में ये इमोशंस आते हैं। तो अब हमें उसे वो इमोशनल अवेयरनेस ऐसा कहते हैं। और उसके बाद की स्टेज है थॉट अवेयरनेस, कि कौन से विचार, यानी कि कौन सी याद उसके मन में बार बार कोई कौन सा विचार आता है क्या, ये जो कुछ बचपन में हुआ है, तो जैसा हमने देखा जो कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसके ही विचार आते हैं क्या मन में, या उससे ही कोई किसी ने अब्यूज किया है बचपन में तो उसके विचार आते हैं क्या। वो फोर्थ स्टेज है, तब वो शेयर करेगा कि उस पे कोई ट्रॉमा हुआ था क्या और उसे उसकी याद आती है क्या। तो उसके बाद आपको ये महसूस होगा कि उसके मन में कौन से थॉट्स अधिक आते हैं और उसके कारण वो अटेंशन नहीं दे सकता स्टडी पे। तो मुझे लगता है कि ये हर एक मेंटर हर एक बच्चे के साथ कर सकता है, और ये 4 स्टेप जो है वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है। तो हम ऐसा टाइम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो 1 महीने में ये 4th स्टेप तक आ सकता है, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसे 1 बरस लग सकता है। तो वो बच्चा और मेंटोर का जो कुछ रिलेशन है, रैपो है, उस पे भी वो डिपेंड कर सकता है। वो जो बच्चे की जो कुछ टेम्परामेंट है, पर्सनैलिटी है, उस पे भी वो डिपेंड करता है। या मैंने देखा कि बच्चों को मेरा जो एक्सपीरियंस है वो खुद बोलने लगा। हम्म। हमको कोई या जस्ट वो जब बोलने लगा तो मुझे बोलता कि आप सुनो मुझे, तो मैं आई हाँ, जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग। हाँ, तो देन मेंटर्स को मुझे एक ही भाई ट्रॉमा के बारे में क्वेश्चन ना पूछे, वो खुद बराबर। बच्चा बोलेगा। पहले तो आज कुछ और ही बातें कर रहे हैं, जब वो ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा तो वो बच्चा खुद बोलेगा। और वो बोल रहा था कि मुझे हाउ डिड आई फॉरगेट, मैं भूल कैसे गया मेरे माँ को, मेरे पिताजी को, मुझे याद कैसे नहीं रहा। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक, वो बच्चा भी खुद भूल सकता है उसके खुद के ट्रॉमा के, वो बाहर आ जाएगा अपने आप। बराबर, बराबर। हाँ, तो अभी आप ये कैसे बोले कि मेडिटेशन का क्या रोल रहेगा? और मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जो आप एक्सपर्ट है, तो हम मेंटोर्स को बोलते हैं कि ईच सेशन, प्रत्येक सेशंस के पहले मेडिटेशन ले लो, 5 मिनट 10 मिनट का। तो आप हम्म। उसका इम्पोर्टेंस। बराबर। तो ये हाँ। मेडिटेशन हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ट्रॉमा के कारण जो कुछ फीलिंग्स होते हैं, उसके कारण शरीर में कुछ सेंसेशंस क्रिएट होते हैं, और वो बच्चों में भी होते हैं। जो मैंने बताया, ये जो सारे डिसीज है, उसके पहले तो उसके सेंसेशंस होते हैं, उस पे ध्यान न देने के कारण वो डिसीज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो फिजिकल डिसीज सारे है, उसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो जो कुछ फीलिंग्स है, उसका कन्वर्जन फिजिकल सिम्टम्स में होता है। तो उसके पहले की स्टेज है, कोई ना कोई सिम्टम्स, कोई ना कोई सेंसेशंस उस बच्चे को महसूस होती है। तो हम मेडिटेशन में पहले तो हम उसे अपनी सांस की हलचल मालूम होती है कि नहीं, उस पे ध्यान देने के लिए कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए वो ऐसी एक हाथ छाती पे, दूसरी हाथ पेट पे रखकर सांस की हलचल उसे महसूस होती है कि नहीं। तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए
बस उतना ही समय ठीक है, वो सांस की हलचल पे अपना ध्यान दे सकता है। अब बात नेक्स्ट लेवल इज, जब वो सांस की हलचल महसूस होती है तो उस समय उसे हम ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि अब तेरे सीने में कुछ महसूस हो रहा है क्या, वो दिल की धड़कन बढ़ी है या हेवीनेस है या कोई जलन हो रही है, पेट में कुछ महसूस हो रहा है क्या, तो सीने में कुछ महसूस हो रहा है क्या, ऐसा बताकर उसे कुछ सेकंड देने चाहिए। तो 15 सेकंड, 20 सेकंड। अब उसके बाद आप उसे कह सकते हैं अब पेट पे ध्यान दे दो, पेट में कुछ महसूस हो रहा है क्या, जलन हो रही है, कोई हलचल हो रही है। और बाद में हेड, मस्तक पे यहाँ अपना ध्यान दे सकते हो, तो वहां कुछ पेन है या हेवीनेस है, तो ऐसी अपनी जो कुछ सेंसेशंस है उस पे ध्यान देना, यही मेडिटेशन है। और ऐसा ध्यान देकर अगर वो बताता है कि हाँ मुझे वो महसूस होता है, दिल की धड़कन बढ़ी है, ऐसा मुझे लगता है, तो वो कहाँ बढ़ी है और कहाँ नहीं बढ़ी है, तो आप पूरे चेस्ट पे ध्यान देकर वो दिल की धड़कन कहाँ बढ़ी है ये मुझे बताओ, एरिया बताओ, ऐसा अगर आप उसे कह सकते हो और वो बता सकता है तो वही मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन यानी कि वो कोई ज्यादा मिस्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा हमें कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, अपना ध्यान शरीर पे देना और शरीर में जो कुछ ऐसे सेंसेशंस महसूस हो रहे हैं उसे जानना, तो उसका उसे प्रतिक्रिया न करना, तो ये प्रतिक्रिया न करना ये भी सिखाना डिफिकल्ट है बच्चों को, इसीलिए हम उन्हें बता सकते हैं कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। वो देखो तो सर में दर्द है या भारीपन है, तो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उस पे कोई बॉर्डर्स है क्या, ऐसा जब हम पूछते हैं तो वो बता सकता है। तो ऐसे 2 मिनट तक अपने शरीर पे ध्यान देकर वो जो कुछ हो रहा है उससे महसूस करना और उससे वो बुरा है ऐसी रिएक्शन न करना, ये ही ट्रॉमा के लिए बहुत ही लाभदायी थेरेपी है। सो एक बहुत ही अच्छा बुक, वो मैं उसका नेम है बॉडी कीप्स द स्कोर। तो 40 साल तक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पे जिन्होंने काम किया है, ऐसे एक साइकियाट्रिस्ट है, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आता, लेकिन वो बुक का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर। तो उन्होंने ऐसे बहुत से रिसर्च किया है, तो उन्हें ये महसूस हुआ है कि ट्रॉमा अपने शरीर में भी रहता है और वो सेंसेशन के रूप में प्रकट हो सकता है। जब हम उसका स्वीकार करते हैं तो वो जो शरीर पे उस पे जो कुछ याद रही है वो हम क्लीन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन तो मैं यही बताऊंगा, सांस की हलचल को देखना और शरीर में जो कुछ हो रहा है उस पे ध्यान देना। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। जो आपने जो बुक बोला है, द बॉडी कीप्स द स्कोर, उनके ब्रेन माइंड एंड बॉडी इन द हीलिंग ऑफ ट्रॉमा, बेसिल वैन डर कोल्क, यस, वो उनका वो बुक है। तो वेरी गुड, अगर मेंटोर्स को पढ़ना है तो वो बुक ले सकते हैं, बॉडी कीप्स द स्कोर। अभी आप पैंडेमिक में बच्चों के ऊपर क्या, ये जो स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, उसके बच्चों के ऊपर क्या परिणाम आप देख रहे हैं? तो अब ये रिसर्च पब्लिश हुआ है कि 2020 में भारत में कितने डेथ हुए और उसमें सुसाइड के कारण कितने डेथ हुए। तो कोरोना के कारण उस साल में तो 1,48,000 डेथ हुए हम्म। और सुसाइड के कारण 1,52,000 डेथ हुए। तो कोरोना से ज्यादा डेथ सुसाइड के कारण हुए हैं और उसमें बहुत ही डिफिकल्ट या प्रॉब्लमेटिक ऐसी बात है कि उसमें से 12,500 सुसाइड्स आर डन बाय स्टूडेंट्स, और वो आज तक की ये सबसे अधिक संख्या है। तो ये जो डेथ, ये सुसाइड हुई है वो सब ट्रॉमा के कारण ही हुई है। तो
ये रिसर्च अब हमें ये महसूस करता है कि अब तक हमें लगता था कि एग्जाम का स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर और उसके कारण वो सुसाइड करते हैं, लेकिन 2020 में एक भी एग्जाम नहीं हुई, फिर भी इतने सुसाइड, वो जो लास्ट 6 मंथ थे, तो यहाँ तो अप्रैल 2020 में कोरोना का इफेक्ट और लॉकडाउन वो शुरुआत हो गई, तो अप्रैल के आगे ये सुसाइड रेट बच्चों में भी बहुत बढ़ा है। तो वो जो कुछ होता है वो इमोशनल मैनेजमेंट बच्चे नहीं कर सकते, इसी के कारण वो इतने सुसाइड कर रहे हैं। तो अगर ट्रॉमा है तो वो ट्रॉमा भी ये इमोशनल मिसमैनेजमेंट का एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसीलिए हमें इमोशनल हेल्थ के बारे में अधिक सोचना चाहिए। अभी आप मुझे कब मेंटर से भी एक बात करनी है, तो मैं एक या यहाँ स्कूल टीचर की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें बहुत से स्कूल टीचर हेडमास्टर इकट्ठे आए थे, तो मुझे वहाँ उन्होंने बात करने के लिए बुलाया था। हाँ, तो हाँ, मैंने उसने बताया था कि आप हमेशा सिलेबस की चिंता में रहते हैं, सिलेबस पूरा होना चाहिए वो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सिलेबस यानी कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इमोशनल अवेयरनेस आपको बच्चों में जो कुछ कम है वो बढ़ाना चाहिए और उसके लिए आप ज्यादा एक्टिविटी और टाइम देना चाहिए। तो मैं मेरे सारे मेंटर्स को ये रिक्वेस्ट है कि उनका काम जैसा पढ़ाना है ये भी है, लेकिन उससे ज्यादा इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाना ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब वो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है तो अपने आप वो अच्छा पढ़ सकता है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी न होने के कारण ही वो पढ़ाई में पीछे रहता है। तो उसे हम्म, कितने ही आप पढ़ा कर उसे इंटेलिजेंट नहीं बना सकते हो, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी अगर अच्छी हुई तो वो खुद ही पढ़ाई में रस लेता है। वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मुझे समझ में आने की वजह से हम लोग जो भावनिक स्टेबिलिटी में जो इम्पोर्टेंस दे रहे, इसलिए मेंटोर का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस। उसी की वजह से हमने सेतु इंटरनेशनल ने भी वी आर कीपिंग दिस एज अ प्रायोरिटी। मुझे तो लगता है समाज को सुधारना है तो मेंटल अवेयरनेस, मेंटल क्लैरिटी, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए समाज ने। हाँ, या वेरी अभी कब हम प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, कि कौन से ऐसे सिम्टम्स है जब कि भाई हम ये बच्चों को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, साइकोलॉजिस्ट है, साइकाट्रिस्ट है, काउंसलर है, तो वो आप कि कौन से सिम्टम्स आप ध्यान दे हाँ, तो मेंटर्स का। यही जैसा कि हम्म, सारे इमोशंस ये तो नेचुरल है, तो उदासी आना, कभी कभी रोना ये नेचुरल है, कभी गुस्सा आना ये भी नेचुरल है, लेकिन कोई भी फीलिंग्स अधिक काल तक रहती है और बहुत ही इंटेंस होती है या फ्रिक्वेंटली आती है, ऐसा जब आपको महसूस होता है और आपके मेंटोरिंग से ये जो इमोशनल अवेयरनेस है, जैसा मैंने बताया कि ये 4 स्टेप्स है, अगर आपके मेंटोरिंग से वो प्रगति नहीं कर रहा है तो वो आपके साथ बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर बार बार रोता रहता है या उसका एग्रेसिव बिहेवियर है, तो कोई भी फीलिंग्स जब अधिक समय तक एक ही फीलिंग रहती है तो उस समय आपको जो कुछ प्रोफेशनल है उसकी हेल्प लेनी चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। तो जब अगर बच्ची है वो बहुत बार रोती ही रहती है, वो आपसे खुलकर बात नहीं करती, क्या हो रहा है वो नहीं कहती, तो ऐसे उसे डिप्रेशन हो सकता है, तो उस समय साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। अभी 4 स्टेजेस, वो वो जो 4 इमोशंस बोल रहे हैं ना आप, कैन यू क्विकली टेल दोज़ 4 स्टेजेस? अम, हाँ, तो मेंटोरिंग के 4 स्टेजेस जैसा मैंने बताया, पहले तो उसमें
जो कुछ अच्छाई है वो बार बार उसे बताना, then you can create a good rapport with that child. Yeah. तो that is a first step. वो हाँ, सेकंड स्टेप इज, उससे जब वो आप रैपो क्रिएट हुआ है और वो आपसे बात करना चाहता है, तो उससे उसमें क्या क्या अच्छाई लगती है उसके बारे में उससे बात करना, उससे क्या क्या अच्छा वो कर सकता है, उसे क्या लगता है वो क्या अच्छा कर सकता है। तो अगर वो नहीं करता है तो वो ये डिप्रेशन का लक्षण है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, तो वो ही उस पे ही अधिक ध्यान देना चाहिए। और उन्हें उस बच्चे ने 4-5 तो अपने मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, ये अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा बताना चाहिए। तो ये दूसरी स्टेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आई एम ओके ऐसा फीलिंग उसके मन में क्रिएट करना। तो उसके लिए वो क्या-क्या अच्छा कर सकता है, ये इसके बारे में जानकारी लेना और उससे मोटिवेट करना ये बताने के लिए। अब तीसरी स्टेज है उसके इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाना। तो आप अच्छा तो ये करते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको गुस्सा भी आता होगा, आपको दुःख भी होता होगा, आपको कभी न कभी डर लगता है। तो उस बारे में उसके साथ गपशप करना कि उससे अपने इमोशंस को नाम देना का स्किल आना चाहिए। आज के दिन में मुझे ऐसा-ऐसा हुआ तो बहुत ही गुस्सा आया, ऐसा-ऐसा हुआ तो बहुत ही मैं डर गया। तो ये थर्ड स्टेज, इमोशनल अवेयरनेस। तो वो अपने इमोशंस के बारे में बात करने लगता है, बता सकता है। तो ये थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज इज थॉट अवेयरनेस, कि उससे कौन से विचार मन में बार-बार आते हैं, वो अगर वो बता सकता है, देन आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो उस विचारों में ये ट्रॉमा के बारे में विचार भी उसके मन में आ सकते हैं। तो जैसा आपने बताया, अगर आपका रैपो अच्छा हुआ है, वो फीलिंग्स बता रहा है, तो बाद में वो खुद ही ऐसे बता सकता है कि इसकी याद मुझे अधिक आती है, वो जो कुछ हुआ वो ही मेरे मन में आता है। तो दैट इज देन he will share, she or she will share the what is happened in her life. तो ये चौथी स्टेज है जब आपको ये मालूम होगा कि उससे ये ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा है। ओह! बहुत ही ये ना मुझे आई थिंक ये स्टार स्टेजेस है ना, हम मेंटोर्स को वी विल रीएम्फसाइज़ दोज़ 4 स्टेजेस कि ये कैसे इंटरैक्ट करें और हाउ दे नेविगेट दीज़ 4 स्टेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। थैंक यू सो मच। आपको कुछ लगता है कुछ और कर सकते हैं या दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे मेंटोर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए and hopefully mentors will take this information to the next level. Thank you, Dr. Yash Velankar.